हेलो बच्चों, नाउ दिस इज द पार्ट 4 of JEE Mains PYQ discussion. The question on the screen says that a hydrogen atom makes a transition from n equal to 2 to n equal to 1. n equal to 2 से n equal to 1 पर हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन कर रहा है. इट मीन्स कि कुछ एनर्जी रिलीज करेगा और वो जो एनर्जी होगी वो इन दोनों की एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होगी, -3.4 एंड -13.6. तो जो फोटोन यहां से निकलेगा, जब भी एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो एक फोटोन निकलता है जिसकी एनर्जी दोनों लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होती है, एंड दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ ये फोटोन कहाँ जाके गिर रहा है? उसने कहा है दिस फोटोन स्ट्राइक्स ए डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम. डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम का मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम है. दिस इज ए हाइड्रोजन लाइक एटम. ठीक है. और वो लिथियम में वैसे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. डबली आयनाइज्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जा चुके हैं, तो अब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है. केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है कहीं पर. ठीक है. और उससे जाकर ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन टकराया है. वो कह रहा है कि दिस फोटोन कंप्लीटली रिमूव्स द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन. मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें ऑर्बिट कर रहा है किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जिसका क्वांटम नंबर n है, तो उसको ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो पूरी तरह से रिमूव कर देता है. कंप्लीटली रिमूव द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन. तो आपसे पूछ रहा है द लीस्ट क्वांटम नंबर फॉर द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द आयन. तो बेटा देखो, ये जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से रिमूव कर सकता है. जिसका एनर्जी, देखो हमें पता है कोई भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बाहर कब आता है, जब उसको उसी के ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर दी जाए, उसके बराबर या उससे थोड़ी सी ज्यादा. तो अब हमें ये पता करना है कि लिथियम प्लस प्लस की किस क्वांटम स्टेट की एनर्जी जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है. ठीक है, ध्यान से समझना बेटा. और वो एन की मिनिमम वैल्यू चाहते हैं. एन की क्या चाहते हैं? लीस्ट क्वांटम नंबर. यानी कि आपको एन तब तक बढ़ाते चलना है जब तक कि, देखो ई एन का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली ई एन का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. ठीक है. और ये जो मैग्नीट्यूड है, लेस देन दिस मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. तो अब उसके लिए आप एन की वैल्यू को जो है, देखो एन की वैल्यू अगर आप 1 रख दोगे तो ऑब्वियसली आप चाहे जेड स्क्वायर भी रखिए 13.6, जेड स्क्वायर आ जाएगा लिथियम के लिए 3, दैट इज 9 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. तो इलेक्ट्रॉन को अगर निकलना है तो ये जो एनर्जी है वो 10.2 से कम होनी चाहिए. ठीक है. तो अगर दिस होल नंबर शुड बी लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो 13.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10.2, एन स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन दिस. तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 3.45. नाउ योर एन शुड बी ग्रेटर देन दिस. तो 3.45 मतलब इससे बड़ा नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है आपकी? 4. तो n विल बी इक्वल टू 4. क्योंकि कंप्लीटली रिमूव करना था इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए हमने कहा कि जो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो उसकी ऑर्बिट की एनर्जी से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए. इसीलिए n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 4. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट मी नो बेटा, क्या ये क्लियर है आपको? आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो लेट मी
प्लेस दिस एयर बिट। आई होप अब आपको ये विजिबल होगा। क्या ये क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, लेट मी नो जल्दी से। यस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। A diatomic molecule is made of two masses m1 and m2, which are separated by a distance. If we calculate its rotational energy by applying Bohr's rule of angular momentum quantization, its energy will be given by n is an integer. तो देखिए आपके सामने एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दे रखा है। आई होप क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। तो अब मैं क्वेश्चन यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि थोड़ा ब्राइटनेस का लेवल कम हो जाए। देखिए यहाँ पे एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आपको दे रखा है। ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज गिवन। इसका मास है m1 एंड m2 और इनके बीच में सेपरेशन है r, और ये रोटेट हो रहे हैं। तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ये रोटेट होते हैं। तो इसकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी दैट इज गिवन बाय इन टर्म्स ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज, ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एल स्क्वायर अपॉन 2i। ठीक है, रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई सिस्टम प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज एल स्क्वायर अपॉन 2i। ठीक है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर अपॉन 2i जब आप यहाँ पे रखेंगे तो एल निकालना और आई निकालना हमारा टास्क है। तो पहले तो हम आई कैलकुलेट करते हैं। आई कितना आएगा, तो इस m1 की अपने सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है r1 और इस m2 की अपने सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है r2। तो वी विल राइट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का तरीका हो गया। आई होप ये आपको विजिबल होगा। यस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1? तो कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास से आई कैन से इट विल बी इक्वल टू r1 विल बी इक्वल टू m2r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, एंड r2 इज इक्वल टू जो होता है दैट इज m1r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये बेसिकली कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास से हमें पता चलती हैं चीजें। तो जब आप इनको इसमें रखेंगे और फाइनली आई निकालेंगे तो ये बनेगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आई फॉर दिस सिस्टम। ठीक है, नाउ एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें, व्हाट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो दैट विल बी इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। क्योंकि उसने कहा कि बोर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल भी इसमें यूज करना है, तो वी कैन से L इज इक्वल टू N टाइम्स H अपॉन 2 पाई। तो ये दो वैल्यू आपको उठा के इक्वेशन 1 और 2 से इस टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहां से ये बनेगा L स्क्वायर यानी कि N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आई, और आई कितना बना m1 m2 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल एक्सप्रेशन आपका आएगा, या टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ n, दैट इज इक्वल टू
एन स्क्वायर एच स्क्वायर m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर m1 m2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द डिजायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी इन दिस केस। देखो, इसके जो ऑप्शंस आए थे पेपर में, वहां पर एक्चुअल में ये लिखा हुआ था एन स्क्वायर एच बार का स्क्वायर। ये सिंबल अलग है, एच अलग होता है, एच बार अलग होता है। एच बार का मतलब ही होता है एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर होने चाहिए। कल को ये आपसे पूछ दिया जाए तो आपको ये क्लियरली पता होनी चाहिए कि हम ये किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको एच बार के टर्म में लिखने जाओगे तो ये आपका एन स्क्वायर एच बार का स्क्वायर m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा आपका 2। बेसिकली एच बार का स्क्वायर है तो 2 पाई स्क्वायर इंटू m1 m2 आर स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज ना हो, कई जगह बुक्स में आपको एच बार स्क्वायर लिखा रहता है जिसकी वजह से आंसर थोड़ा सा डिफर करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों मॉडल क्लियर हुए होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लेट मी नो। द सॉल्यूशन ऑफ एंटायर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट here. Let me now minimize this question so that you can have a look on the question. तो आप यहाँ पर अगर इसके ऑप्शंस देखेंगे आप बेटा, तो इसके जो ऑप्शंस है देखिए, इसमें अगर आप सिलेक्टिवली देखें तो ये वाला ऑप्शन आपको मैच होता हुआ दिखेगा, एन स्क्वायर एच बार का स्क्वायर। यहाँ पर जो ये एच था इसमें बेसिकली वो एच बार था, जो ऑप्शन में एच है वो एक्चुअल में एच बार है। तो एच बार का स्क्वायर m1 प्लस m2, ये ऑप्शन आपको मिलता हुआ दिखेगा, जिसमें एक पाई का ऑप्शन और बनेगा इसमें। अच्छा, ये पाई तो हट ही जाएगा क्योंकि एच अपॉन 2 पाई रखोगे तो ये पाई हट जाएगा, अब ये पाई नहीं बचेगा यहाँ पर, इसीलिए ये एच बार के स्क्वायर के टर्म में। ठीक है ना, 2m1 m2 आर स्क्वायर। सो सी ऑप्शन आपका बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसीलिए सही है क्योंकि ये एच की जगह क्या मानना है आपको ऑप्शन में, एच बार। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? लेट मी नो, जल्दी बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। यस, दिख रहा है। इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एटम इन ग्राउंड स्टेट इज। देखो, लिथियम एटम की आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। इसका क्या मतलब है, 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन जेईई मेंस पे। लिथियम एटम की आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। तो देखो, लिथियम एटम में जो इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन n=2 में होता है। ठीक है, और जब हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एटम, लिथियम एटम वर्ड अगर यूज किया है, ठीक है, तो इसका मतलब इस एटम का जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा, तो सबसे लूजली बाउंड कौन होगा, जो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा। यानी कि न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन है, ये n=2 वाला। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए मिनिमम एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एटम। ठीक है, सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी लगी हमारी 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसके बाद कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन लिथियम प्लस आयन। अब लिथियम प्लस आयन कौन होगा? अगर लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाए तो अब इसमें इफेक्टिवली 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे और न्यूक्लियस पर टोटल चार्ज कितना है? 3+। तो इसको हम बोलते हैं लिथियम प्लस। और अब इस लिथियम प्लस एटम की अगर हम बात करें, लिथियम प्लस आयन की अगर हम बात करें, तो इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये बेसिकली किसको कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वो एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के साथ बांधे रखे हुए है, बाइंड करके रखे हुए है। तो अगर हम उतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दें तो ये न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से बाहर निकालने की एनर्जी को कहते हैं। तो यानी कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहूं तो मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज गिवन एज 75.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देन फिर वो कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिथियम एटम। तो देखो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी लगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी लगी। अब जो बचा रह गया, अब जो बचा रह गया वो क्या बचा रह गया? देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन भी आप बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है बेटा, कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाते हैं, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाते हैं, अगले इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही डिफिकल्ट होता चला जाता है, क्योंकि फिर न्यूक्लियस उस अकेले को पकड़ के रखता है। तो जैसे आपने देखा, इस वाले को निकालने में इतनी एनर्जी लगी, लेकिन फिर अगले इसको निकालने में और एनर्जी ज्यादा हो गई, है ना। अब अगर हम बात करें इस तीसरे वाले की, ध्यान से देखिए, तो इस तीसरे वाले को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी? तो अगर हम बात करें लिथियम की, तो अब ये डबली आयनाइज्ड हो गया है, लिथियम प्लस प्लस हो गया है, और इसकी ऑर्बिट में अब केवल एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। तो ये कुछ कुछ हम कह सकते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया है। और इस हाइड्रोजन लाइक एटम में से अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो इसको हम बोर मॉडल के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। और बोर मॉडल का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर मुझे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो इसकी एनर्जी है दैट इज E इज इक्वल टू -13.6, जेड स्क्वायर की जगह आ जाएगा 9, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो दैट इज 1। तो जो टोटल एनर्जी आपकी यहाँ पे बनी -13.6 इंटू 9, तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा अमाउंट बढ़ चुका है ये। इट इज 124 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में 75.6 चाहिए था, लेकिन अब जो उसका साथी था उसको निकालने में अब इतनी ज्यादा एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि लिथियम प्लस के तीनों इलेक्ट्रॉन को निकालने में टोटल एनर्जी कितनी लगी, तो आप इन तीनों का सम कर देंगे। इट इज 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 75.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, ये आपको बनेगा 203.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये आपको क्लियर होगा आई थिंक। आगे बढ़िए बेटा। ठीक है, सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो आपको ये बताता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर देखो ये दोनों तो एक जैसे ही है, तो हम एक साथ एनर्जी दे देते हैं इसको, ठीक है, तो ये दोनों निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एक एक करके इनको निकालेंगे। इसने यहाँ पे लिखना चाहिए था एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिथियम एटम। तो जब हम एनर्जी देते हैं तो एक साथ इजेक्शन नहीं होता है, एक एक करके निकलते हैं। तो इसको निकलने में इतनी एनर्जी लगी,
फिर केवल इसको निकालने में इतनी लगी, केवल इसको निकालने में इतनी लगेगी। तो 1 by 1 वी आर रिजेक्टिंग, नॉट साइमल्टेनियस। देन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपसे कह रहा है द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3 इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, वो कह रहा है कि n इक्वल टू 4 से, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में एक ट्रांजिशन हो रहा है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, और वो कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेज निकली है, अल्ट्रावायलेट रेज आपकी निकली है। नाउ ही इज आस्किंग इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम। अब वो आपसे कह रहा है कि इनमें से जो आपको दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से किस ऑप्शन में, किस तरह के ट्रांजिशन में इंफ्रारेड रेज निकलेंगी, इंफ्रारेड रेज विल कम आउट। तो ध्यान से देखिए, ये जो यूवी रेज है और इंफ्रारेड है रेज है, अगर हम इनमें कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि जो इंफ्रारेड रेज होती हैं उनकी एनर्जी रिलेटिवली आपकी कम होती है यूवी रेज के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा ट्रांजिशन चुनना है जिसका एनर्जी गैप इस एनर्जी गैप के कंपैरिजन में कम हो। ठीक है, अब अगर आपको हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम याद होगा तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। अगर आपको एनसीईआरटी में याद हो ये चीज, तो ये जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इन लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप कम होता चला जाता है। अगर आप चाहें तो ये देख भी सकते हैं अपनी एनसीईआरटी खोल के, बेशक ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3, मतलब 2 से 1 का गैप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3 से 2 के। ठीक है, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है लेवल्स के बीच का गैप कम होता जाता है। तो अगर हमें ये दिया गया है कि 4 से 3 में यूवी रेज बन रही है, उनकी एनर्जी ज्यादा है, तो कम एनर्जी की रेडिएशन कहाँ निकलेगी? तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो आपका 4 से 3 के, ये 4 से 3 मान लीजिए ये था, 4 से 3 का ट्रांजिशन ये हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अब जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो आपका इस 4 के ऊपर ही कहीं होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी लेवल का गैप ऊपर ही कम मिलेगा आपको, क्योंकि हमें एनर्जी कम बनानी है इंफ्रारेड के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं 2 से 1, तो 2 से 1 तो गैप बहुत ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, तो वो इंफ्रारेड नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। 3 से 2 की अगर हम बात करें तो 3 से 2 भी अगर आप बात करें तो ये 4 से 3 के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी गैप रिलीज करेगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 से 2 अगर हम बात करें तो देखिए 4 से 3 और 4 से 2, तो ये तो वैसे ही आपको दिख रहा है कि n इक्वल टू 2 पर ज्यादा एनर्जी गैप है, क्योंकि ये 4 से 3 है, वो 4 से 2 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, दैट इज 5 टू 4। मतलब ये जो 4 के ऊपर वाला है दैट इज 5 से 4, दैट विल बी स्मॉलर गैप, और गैप अगर स्मॉल होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, तो वही एक पॉसिबिलिटी है कि वो इंफ्रारेड बना सकता है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? बताइए, लेट मी नो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने अभी स्क्रीन पे, इसको आराम से पढ़िए। इसमें आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम, ये 2003 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये मैंने आपको कल भी बताया था, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ध्यान से देखिए, हम ये कहते हैं कि जब भी कभी किसी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट से बाहर निकालना है, ठीक है, तो कोई एटम है उसमें कोई लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है और उसको आपको उस एटम से बाहर निकालना है,
तो उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपको देनी पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा एटम से। उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी उस ऑर्बिट की एनर्जी के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें ऑर्बिट की एनर्जी तो एक माइनस साइन चिपकाते हैं, लेकिन अगर हम कहें आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम बेसिकली 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लिखते हैं प्लस में, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि इतनी एनर्जी हमें देना है। ठीक है, तो हम ये नहीं पूछ रहे कि उसकी एनर्जी है कितनी, उसकी एनर्जी तो नेगेटिव में है और हमें उसे अल्टीमेटली जीरो बनाना है, तो इतनी एनर्जी प्लस में आपको देनी पड़ेगी। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी प्लस में लिखी जाती है और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर कहा जाए आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो ध्यान से समझिए, ये आयनाइजेशन एनर्जी दोगे कैसे आप? तो ये आयनाइजेशन एनर्जी कई बार हम देते हैं इलेक्ट्रॉन की टक्कर से। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट्स है, और मुझे मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कैसे देते हैं हम? एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लेते हैं जिसे v पोटेंशियल डिफरेंस से, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से? v से असेलरेट कराते हैं। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल डिफरेंस से असेलरेट कराया जाता है, देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनफैक्ट सिंबल्स थोड़े अपोजिट लगाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से प्लस माइनस, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं जो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को असेलरेट करता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन v पोटेंशियल डिफरेंस से असेलरेट होता है तो उसकी एनर्जी हो जाती है E इंटू वी। तो बेसिकली अगर मुझे v पोटेंशियल डिफरेंस से इस इलेक्ट्रॉन को असेलरेट कराएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी कुछ, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को पूरी तरह से छोड़ देगा। तो बेसिकली ये आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? इट इज द पोटेंशियल विथ विच द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन शुड बी accelerated so that it gain the sufficient kinetic energy to eject the electron from a particular orbit। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली अगर आपको निकालना है, तो अगर इतनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, या मल्टीप्लाइड बाई ई इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, तो जो भी आयनाइजेशन एनर्जी आपने निकाली है, बस उसको आप ई से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका क्या बन जाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इनमें से किस एटम के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा? तो सोचो किसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा? जिसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसके लिए होगी? सोचो, जिसका इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाए न्यूक्लियस को छोड़ के। और किसका इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा? जो न्यूक्लियस के इफेक्ट में कम होगा, जिसको न्यूक्लियस कम फोर्स लगा के पकड़े होगा। और न्यूक्लियस किस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम लगाएगा? जो उससे जितना दूर होगा उतना ही न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर कम होगा। इसका मतलब जिस एटम का साइज सबसे बड़ा होगा, न्यूक्लियस उसमें इलेक्ट्रॉन को इजीली गिव अप कर देगा, आराम से इलेक्ट्रॉन को जाने देगा। ठीक है, तो अब हमें यह पता करना है बेसिकली कि गिवन ऑप्शंस में इन सभी गिवन ऑप्शंस में अगर हम ये बात करें कि किसका जो साइज है वो सबसे ज्यादा है, कि कौन सा एटम सबसे बड़ा है, बड़ा होने का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी ही दूर होगा। तो साइज कैसे पता करते हैं? अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस का साइज, आप आगे पढ़ोगे, एटम का साइज जो है वो बेसिकली हम इस बात से डिसाइड करते हैं कि कितना उसकी एटम की रेडियस है। ठीक है,
कितनी दूर तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो भी आपके इसमें कंप्लीट ऑप्शन नहीं आ पाए, तो आपको बस ये देखना है कि एन की मैक्सिमम वैल्यू किस में पॉसिबल है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो बन रही हैं वो मैक्सिमम किस में जाएंगे। जैसे किसी का जो इलेक्ट्रॉन है वो n=1 में ही है, किसी का इलेक्ट्रॉन n=2 तक जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज डिसाइड करती है आयनाइजेशन पोटेंशियल को। तो आई थिंक इसमें अगर हम बात करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, तो इसमें साइज को देखकर आप बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख लेना, ये चारों ऑप्शन मैं आपको भेज दूंगा, इसमें अभी तो क्लियर नहीं आ रहा है, 3 ही ऑप्शन दे रखे। तो एटॉमिक साइज के बेसिस पे यू कैन फाइंड कि कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली बाउंडेड है और कौन सा लूजली बाउंडेड है, ठीक है। सो लेट मी just tell you what is exactly this question was, क्योंकि यहाँ पीपीटी में आया नहीं है पूरा। दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली हाँ, पहली चीज तो ये थे आपके टोटल जो ऑप्शन थे। लेट मी गिव यू द ऑप्शंस। एक तो है 7n14 और दूसरा क्या है 55CS133 और तीसरा है आर्गन 1840 और चौथा है 168। ये कुछ ऐसा एटम है आपका, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। तो बेसिकली पहली चीज तो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए इन एटम्स पर आप बोर मॉडल अप्लाई ही नहीं करोगे, बिकॉज दीज आर नॉट हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। तो आप इनको केवल और केवल एक ही चीज से आयनाइजेशन पोटेंशियल डिसाइड करोगे, दैट इज साइज। तो जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो साइज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही कम होगा, ये आपको याद रखना है। और अब साइज का ऑर्डर आप पीरियोडिक टेबल में या केमिस्ट्री में आप पढ़ते ही एटम का साइज आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्लियर है ये? बताइए बेटा जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कह रहा है, पढ़ो इसको ध्यान से। ए हाइड्रोजन एटम चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम n=3 टू n=2। n=3 से n=2 में आ रहा है हाइड्रोजन का एटम, मतलब कोई ट्रांजिशन हुआ होगा, उससे ये 3 से 2 पे आया होगा। नाउ ड्यू टू रिकॉइल द परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ, जब ये इस तरीके से नीचे आया होगा तो इसमें एक फोटोन निकला होगा जब ट्रांजिशन हुआ होगा। उस फोटोन की वेवलेंथ रही होगी कुछ लैम्डा, लेकिन वो ये कह रहा है, ध्यान से पढ़े, ड्यू टू रिकॉइल द परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट। देखो, अगर एटम अपनी जगह से नहीं हिलता तो आप कहते हैं कि जो लैम्डा होगा, ये जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी होगी hc/लैम्डा, और ये जो वैल्यू होगी इट इज 13.6 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर एटम मूव नहीं किया होता तो दिस विल बी द आंसर। लेकिन उसने कहा कि ये जो एनर्जी निकली वो पूरी की पूरी फोटोन की वेवलेंथ के इक्वल नहीं हुई, क्योंकि क्या हो गया कि
ये एनर्जी निकालने के बाद जो आपका एटम था वो v स्पीड से लेफ्ट में जाने लगा। तो अगर एटम v स्पीड से लेफ्ट में जाएगा तो कुछ एनर्जी इस एटम की भी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम, और जो आपका फोटोन निकला इसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, जो भी इसकी एनर्जी रही हो फोटोन की, बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन। तो अगर हम ये बात करें कि जब ये ट्रांजिशन हुआ था तो जो टोटल एनर्जी निकली थी दैट वाज hc/लैम्डा। अगर एटम नहीं चलता तो ये hc/लैम्डा के इक्वल होती, ये जो एनर्जी निकली है ये hc/लैम्डा के इक्वल होती। लेकिन सिंस ये एटम चलने लगा तो इसीलिए अब जो ये एनर्जी निकली थी 13.6 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये इन दोनों की एनर्जी में बट जाएगी। ठीक है, तो जब इन दोनों की एनर्जी को आप यहां पर लिखेंगे इस तरीके से, नाउ लेट मी मूव दिस हियर। तो अब आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 13.6 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आप इक्वेशन लिखेंगे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दिस एटम। तो ये आपका बन जाएगा कितना, 1/2 हाइड्रोजन एटम m इंटू v रिकॉइल का स्क्वायर प्लस, अब इस एनर्जी की जो फोटोन की नई एनर्जी आ गई दैट इज hc/लैम्डा डैश, hc/लैम्डा डैश। और ये v रिकॉइल कैसे निकालेंगे, तो वो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू v रिकॉइल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द फोटोन दैट इज h/लैम्डा डैश। ठीक है, तो यहां से v रिकॉइल को भी आप लैम्डा डैश के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से v रिकॉइल की जगह आप लैम्डा डैश रखेंगे। ठीक है, और फिर इस इक्वेशन से लैम्डा डैश कैलकुलेट कर लेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 से आप लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। और वो क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द परसेंटेज चेंज इन लैम्डा, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन लैम्डा, लैम्डा में परसेंटेज चेंज कितने का आएगा। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें इन कैलकुलेशंस को आप कैसे मैनेज करेंगे, तो आपको पता है n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जब हाइड्रोजन एटम जाता है तो इस पूरी चीज की जो वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो दैट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूरा आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस वगैरह आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, जब आप लैम्डा डैश सॉल्व करेंगे 2 और 3 से, ठीक है, 2 और 3 से जब आप लैम्डा डैश सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान समझिए, वो आपको लास्ट में वैल्यू रख लेनी है। तो अभी जब आप लैम्डा डैश यहां से सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट HC प्लस HC इंटू रूट अंडर, ये आपके फ्यूचर के रेफरेंस के लिए दे रहा हूं मैं, 1.9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाई MC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.9। ठीक है, ये लैम्डा डैश आया। और यहां से जब आप लैम्डा सॉल्व करेंगे, ठीक है, लैम्डा यहां से जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा आपका HC/1.9। अब ये लैम्डा डैश और लैम्डा में जब आप डिफरेंस निकालेंगे परसेंटेज चेंज कितने का आया, तो दैट यू विल राइट लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा। और इसको जब आप रखेंगे सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 1 प्लस 2 डेल्टा ई डिवाइडेड बाई MC स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई
2। और अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये लैम्डा डैश बाई लैम्डा आया था, दिस इज लैम्डा डैश बाई लैम्डा, ठीक है। इनका जब आप रेशियो लेंगे और जब आप इसको लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा करेंगे तो इट विल बिकम सिंपली डेल्टा ई अपॉन, क्योंकि यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन भी आप लगा सकते हैं, तो जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 + 1 प्लस डेल्टा ई बाई एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। और फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम डेल्टा ई अपॉन 2 mc²। और अब आप इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन, स्पीड ऑफ लाइट और डेल्टा ई की जब वैल्यू रखेंगे तो इट विल कम आउट 10⁻⁹। और आपसे बेसिकली यही चीज पूछी गई थी, व्हाट इज द चेंज इन वेवलेंथ, व्हाट इज द चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, बताइए। थोड़ा सा ये नीट के कंपैरिजन में तो ज्यादा हो गया लेवल, लेकिन ये क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन उन्हें बनाना पड़ा तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को, लेट मी नो, और शुड आई रिपीट अगेन, ठीक है। सो हमने अभी तक अगर हम देखें 17 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स हैं 5-7 वो हम और डिस्कस करेंगे और फिर ये चैप्टर आपका बाइंड अप हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।